नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इंटीग्रेशन की आज बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक एप्लीकेशन के ऊपर हम बात करने वाले हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस। इसको हम थियोरेटिकली और मैथमेटिकली दोनों तरह से जो है समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम इसके कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद हम इसको मैथमेटिकली समझेंगे और एक न्यूमेरिक और जो है मैथमेटिकल एग्जांपल का भी सहारा लेकर हम जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना वक्त गए हम इस शुरू करते हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस असल में होता क्या है? इन ए फ्री मार्केट इकोनॉमी देयर आर आल्सो टाइम्स वेयर सम प्रोड्यूसर्स वुड बी विलिंग टू सेल at a price below the market price that a consumer actually pay. The difference between the actual price at which a quantity is supplied and the minimum price which the producers are willing to supply is called producer surplus. साथियों, बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में अगर बात करें तो एक फ्री मार्केट इकोनॉमी है। फ्री मार्केट इकोनॉमी से सीधा सा मतलब हमारा अक्सर जो है ना परफेक्ट कंपटीशन से ही होता है। उसके अंदर कुछ प्रोड्यूसर ऐसे हो सकते हैं, कुछ प्रोड्यूसर क्या कि प्रोड्यूसर अक्सर एक ऐसी कीमत ज़रूर अपनी तय करके रखता है जिसके ऊपर वो उस कमोडिटी की सप्लाई करना शुरू कर देता है। उसे उस प्रोड्यूसर के लिहाज से एक न्यूनतम कीमत जो है कहा जाता है, और एक्चुअल में वो कमोडिटी कितनी कीमत पर बेची जाती है, ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस जो होता है, वास्तविक कीमत और न्यूनतम कीमत के डिफरेंस को ही प्रोड्यूसर सरप्लस कहा जाता है। अब ये जो न्यूनतम कीमत है, ये एक ऐसी कीमत होती है कि अगर इस कीमत से कम उस वस्तु का अगर प्राइस होगा तो प्रोड्यूसर अपनी वस्तु की पूर्ति करने से मना कर देगा। वो उस कीमत पर अपनी वस्तु की कोई पूर्ति नहीं करेगा, पूर्ति शून्य होगी। और एक्चुअल प्राइस वो होता है जिसके ऊपर वो अपनी वस्तु की वास्तव में पूर्ति कर देता है, अपनी वस्तु की कुछ इकाइयां बेच देता है। तो एक्चुअल प्राइस यानी कि वास्तविक कीमत और मिनिमम प्राइस यानी न्यूनतम कीमत का जो अंतर होता है वही प्रोड्यूसर सरप्लस होता है। इसको हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हमने कमोडिटी सप्लाइड, ठीक है ना, क्वांटिटी ली है जिस वस्तु की पूर्ति की जानी है। वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हमने प्राइस लिया है, कॉस्ट लिया है। ये आपका जो रेड कलर की जो लाइन है पॉजिटिव स्लोपिंग, ये आपका सप्लाई फंक्शन है, सप्लाई कर्व है। जब भी हम प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करते हैं तो उसके अंदर हम सप्लाई फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, सप्लाई कर्व का इस्तेमाल करते हैं। जब हम कंज्यूमर सरप्लस की बात करते हैं तो हम डिमांड कर्व और डिमांड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सप्लाई कर्व है, ये पॉजिटिव स्लोपिंग है, सप्लाई इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, और जो पूर्ति है वो कीमत का धनात्मक और प्रत्यक्ष फलन है। कहने का मतलब ये है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी पूर्ति भी बढ़ती चली जाती है। जिस मिनिमम प्राइस की हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर है P2। P2 वो कीमत है जिसके ऊपर कोई भी प्रोड्यूसर अपनी वस्तु की जो है कीमत, अपनी वस्तु की पूर्ति करना पसंद नहीं करेगा। इस P2 कीमत से जितनी ज़्यादा ऊपर कीमत होगी वो अपनी वस्तु की सप्लाई जो है, अपनी वस्तु की पूर्ति बढ़ाता चला जाएगा। P6 एक्चुअल प्राइस है, P6 एक्चुअल प्राइस है, यानी कि जो P2 है वो वह कीमत है जिसके ऊपर वो अपनी वस्तु की पूर्ति करने के लिए एक तरह से तैयार हो जाता है। यानी कि इससे जैसे जैसे कीमत बढ़ती चली जाएगी उस वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती चली जाएगी। इस कीमत या इससे नीचे की जो कीमत है उसके ऊपर कोई भी उत्पादक अपनी, यानी कि वह उत्पादक जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो अपनी वस्तु की पूर्ति नहीं करेगा। तो यानी कि ये आपका मिनिमम प्राइस है। इस कीमत के ऊपर इस वस्तु की जो पूर्ति है वो शून्य है। इस कीमत से थोड़ा सा ऊपर होते ही उस वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है, ठीक है। और ये P6 है, ये एक्चुअल प्राइस है, वास्तविक कीमत है। तो P6 यानी कि वास्तविक कीमत
और मिनिमम प्राइस P2 का जो अंतर है वही प्रोड्यूसर सरप्लस है। ये देखिए, इसको यहाँ पर हमने ग्रीन कलर से दर्शाया है, यानी कि अगर O से लेके 10x तक किसी वस्तु की मात्रा खरीदी जाती है और उसकी एक्चुअल प्राइस P6 है, तो इस कीमत पर, इस वास्तविक कीमत और इस वस्तु की मात्रा पर यह न्यूनतम प्राइस दिया होने पर, यह न्यूनतम कीमत दी होने पर प्रोड्यूसर सरप्लस ये होगा। मैथमेटिकली इसको समझने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है P इंटू एक्स। P इंटू एक्स, P यानी कि प्राइस, X यानी कि उस वस्तु की जितनी मात्रा की पूर्ति की गई है, P यानी कि एक्चुअल प्राइस, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सप्लाई फंक्शन, सप्लाई फंक्शन का इंटीग्रेशन। P इंटू एक्स का मतलब होता है टोटल रिवेन्यू, क्योंकि यहां से लेके ये P एक्चुअल प्राइस इंटू जितनी क्वांटिटी बेची गई है उन दोनों का प्रोडक्ट होता है, तो ये पूरा का पूरा एरिया ये ग्रीन वाला और वाइट वाला आ जाता है, जिसको टोटल रिवेन्यू कहेंगे। जाहिर सी बात है, किसी वस्तु की कीमत से उस वस्तु की मात्रा को अगर गुणा कर दे तो हमें टोटल रिवेन्यू का पता चल जाता है, तो ये पूरा का पूरा एरिया टोटल रिवेन्यू है। हमने जो ये सप्लाई फंक्शन का इंटीग्रेशन किया है ये एक्चुअली टोटल कॉस्ट को बताता है। सप्लाई फंक्शन का इंटीग्रेशन टोटल कॉस्ट को कैसे बताता है? क्योंकि ये जो सप्लाई फंक्शन है ये असल में मार्जिनल कॉस्ट को दर्शाता है, यानी कि जब हम मार्जिनल का इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमें टोटल मिल जाता है। तो इसी तरह से जब हम मार्जिनल कॉस्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। तो इस तरह से कुल आगम, टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट का जो डिफरेंस है वही आपका प्रोड्यूसर सरप्लस है। अब ये जो सप्लाई फंक्शन है ये MC कर्व कैसे है इसको समझते हैं, चलो ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट सिचुएशन होती है जहां पर जो कमोडिटी होती है वो होमोजेनियस होती है। कमोडिटी होमोजेनियस होती है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, और जो प्राइस होता है वो इंडस्ट्री के द्वारा ही तय किया जाता है, यानी कि मार्केट फोर्सेस के द्वारा तय किया जाता है। मार्केट फोर्सेस यानी कि किसी कमोडिटी की डिमांड और सप्लाई जहां पर बराबर हो जाते हैं वहां पर उस वस्तु की कीमत निर्धारित कर दी जाती है। ये कीमत उद्योग निर्धारित करता है और मार्केट फोर्सेस के द्वारा निर्धारित होती है। इस कीमत के ऊपर इस इंडस्ट्री में जितनी भी फर्में हैं सभी को केवल ये डिसाइड करना होता है कि उन फर्मों को इस कीमत पर कितना कितना प्रोडक्शन करना है, ठीक है। फर्में जो होती है वो प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती, क्योंकि प्राइस इंडस्ट्री द्वारा तय किया जाता है, इसीलिए प्राइस जो है वो फिक्स्ड रहता है। प्राइस फिक्स्ड होने की वजह से जो फर्म्स जो होती है उनका AR कर्व और MR कर्व हमेशा इक्वल रहता है, और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राइस फिक्स होता है। अगर एक वस्तु बेची जाएगी, मान ली वो 2 रुपए की है, तो 2 वस्तु 4 रुपए की हो जाएगी, 3 वस्तु 6 रुपए की हो जाएगी, यानी कि हर एक अगली वस्तु की कीमत है वो बराबर रहेगी। तो इसीलिए AR और MR जो है आपके बराबर होते हैं। तो ये जो आपकी ये जो नीले रंग की जो लाइन है ये आपकी AR और MR कर्व को दर्शाती है। यहाँ पर AR और MR दोनों बराबर है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल है, एक सीधी पड़ी हुई रेखा है। परफेक्ट कंपटीशन में एक फर्म के इक्विलिब्रियम की ये 2 कंडीशंस होती है। देखो क्या क्या। पहली बात तो ये है कि पहली कंडीशन ये है कि जो MC है, मार्जिनल कॉस्ट है, वो मार्जिनल रिवेन्यू के बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस बिंदु के ऊपर MC और MR बराबर होते हैं वहां पर MC कर्व MR कर्व को नीचे से काटे। इसका मतलब क्या होता है? देखिए भाई, एक परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो MR कर्व होता है उसका स्लोप तो 0 होता है, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसमें AR और MR दोनों बराबर होते हैं, तो इसका स्लोप तो 0 होता है। और जो MC कर्व होता है उसका स्लोप इस बिंदु पर पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होने का मतलब ये नीचे से काटे। तो सभी फर्मों के लिए यही कंडीशंस होती है।
अब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर किसी फर्म के इक्विलिब्रियम की 3 सिचुएशंस जो है हो सकती है। क्या हो सकती है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है और मिनिमम लॉस हो सकता है। जब फर्में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है तो उसमें उनका AR यानी कि प्राइस उनकी AC से ज़्यादा होता है। जब फर्में नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है तो उनका प्राइस और उनकी एवरेज कॉस्ट बराबर होती है। जब फर्में मिनिमम लॉस इक्विलिब्रियम में होती है तो उन फर्मों का AVC यानी कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और उनका जो प्राइस है वो बराबर होते हैं। इस पॉइंट के ऊपर ये फर्म का शटडाउन पॉइंट होता है। अगर इससे कम कीमत हो जाए तो फर्म अपना प्रोडक्शन बंद करना पसंद करेगी। इस कर्व के अंदर ये जो हल्के हल्के ग्रीन रंग का जो रेक्टेंगल है ये आपका मिनिमम लॉस को दर्शाता है। मिनिमम हानि जो मिनिमम लॉस को दर्शाता है, न्यूनतम हानि को दर्शाता है। न्यूनतम हानि असल में फिक्स्ड कॉस्ट, स्थिर लागतों की हानि होती है। इन तीनों के तीनों पैनल्स में जहां पर ये MC कर्व MR को नीचे से काटता है यानी कि MC और MR जहां पर इक्वल होते हैं, यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। ये बताता है कि कोई भी फर्म कितना प्रोडक्शन करेगी। तो चलिए इसको हम और आगे समझते हैं। अब बात ये आ गई कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर किसी भी फर्म का MC कर्व, उसका सप्लाई कर्व क्यों होता है, ये बात हमने इसमें समझनी है। ये बात हम तीनों के तीनों फिगर से भी समझ सकते हैं, लेकिन तीनों के तीनों फिगर्स से समझने की ज़रूरत नहीं है। किन्हीं 2 फिगर्स को उठा लेते हैं हम। फर्म A और मार्केट इक्विलिब्रियम यानी इंडस्ट्री, इस एक फिगर को जो है उठा लेते हैं, उसी से हम बात करते हैं। ये देखिए भाई, मान लीजिए रिमेनिंग अदर थिंग कांस्टेंट, अन्य बातें समान रहने पर अगर किसी फर्म, किसी इंडस्ट्री में कमोडिटी X की मांग बढ़ जाती है, उसका सप्लाई कर्व दिया हुआ है और मांग जो है बढ़ जाती है। मान लीजिए पहला इक्विलिब्रियम इस पॉइंट के ऊपर है जहां पर सप्लाई कर्व S और डिमांड कर्व DD एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं। अब मान लीजिए कि किसी कारण से इसकी मांग बढ़ जाती है इस वस्तु की, तो जो आपका जो डिमांड कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होकर D1 हो जाएगा, जिससे नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा E1। E1 के ऊपर नई कीमत होगी आपकी P1 12, और इस कीमत के ऊपर क्योंकि अब कीमत पहले से ज़्यादा है यानी कि 10 से बढ़कर 12 हो गई है, तो जाहिर सी बात है इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा प्रोडक्शन करना पसंद करेगी। उसका जो प्रोडक्शन है, उसकी जो पूर्ति है वो 100 से बढ़कर 120 जो है हो जाएगी, 100 से बढ़कर 120 हो जाएगी। इसी तरह मान लीजिए ये मांग बार बार बढ़ती रहती है, ठीक है ना। D1 से बढ़कर D2 हो जाएगी, D2 से बढ़कर D3, D3 से बढ़कर D4। तो क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट भी शिफ्ट होकर E1 से E2, E2 से E3, E3 से E4 पर चला जाएगा, और इसके शिफ्ट होने के साथ हमारी जो कीमत है वो भी 12 से बढ़कर 14, 14 से बढ़कर 16, 16 से बढ़कर 18 हो जाएगी। जैसे जैसे कीमत बढ़ेगी उस वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती हुई चली जाएगी, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180। ठीक है, तो ये हमारा हम देखेंगे यहाँ पर कीमत के बढ़ जाने पर ये हमारा नई जो हमारा कीमत होगी P1, P2, P3, P4, यही कीमत फर्म A को स्वीकार करनी है। ठीक है, अब जब कीमत P है यानी कि 10 है तो इक्विलिब्रियम कहाँ पर है, E पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर MC और MR, ये हमारा AR और MR कर्व है, एक दूसरे को काटते हैं, तो हमारा पहला इक्विलिब्रियम पॉइंट फर्म का E हुआ। ये एक्चुअली शटडाउन पॉइंट भी है, क्योंकि यहाँ पर ये AVC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर टच करके जाती है, ये कीमत AVC के इक्वल है। अब जब कीमत बढ़कर P से P1 हो जाती है तो हमारा AR कर्व शिफ्ट होकर AR1 और MR1 हो जाता है, तो हमारा नया संतुलन बिंदु कहाँ हुआ, जहाँ पर MR1 और हमारा MC एक दूसरे को काटेंगे, ये पॉइंट है E2। तो कीमत बढ़ जाने पर नया संतुलन बिंदु हुआ E1। इस बिंदु के ऊपर वस्तु की पूर्ति बढ़कर हो गई है
20 से 21। इसी तरह जब कीमत बढ़कर P2 हुई तो हमारा MR कर्व शिफ्ट होकर MR2 हो गया। MR2 हमारा MC को बिंदु E2 पर काटता है। E2 हमारा नया संतुलन बिंदु हुआ जिसके ऊपर वस्तु की पूर्ति बढ़कर हो गई 22। इसी तरह अगर कीमत और बढ़ती है, P3 होती है, तो हमारा MR कर्व भी ऊपर की तरफ शिफ्ट होकर MR3 हो जाएगा। अगर कीमत 4 होती है, P4 होती है, तो हमारा MR कर्व भी शिफ्ट होकर MR4 हो जाएगा और हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट E3 और E4 होगा जिसके ऊपर वस्तु की पूर्ति 23 और 24 होगी। तो आपने देखा कि हमारे ये इक्विलिब्रियम के पॉइंट है E1, E2, E3, E4, जहां पर इस फर्म का MR और MC बराबर है और जो MC कर्व है वो MR को नीचे से काटता है। तो दोनों की दोनों कंडीशंस यहाँ पर फुलफिल होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि भाई जैसे जैसे कीमत बढ़ती चली जाती है P1 से P2, P2 से P3, P4, ठीक है ना, वैसे वैसे उस कमोडिटी की सप्लाई भी बढ़ती हुई चली जाती है 20 से 21, 21 से 22, 23, 24। ठीक है, तो हम जान सकते हैं कि ये परफेक्ट कंपटीशन के अंदर MC कर्व एक फर्म का सप्लाई कर्व है। MC फंक्शन इज सप्लाई फंक्शन। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करते हैं। ये देखिए बिल्कुल वही डायग्राम हमने एज इट इज यहाँ पर लिया है। ये तो हमारा शटडाउन पॉइंट है, यानी कि ये वो कीमत है जिसके ऊपर एक प्रोड्यूसर अपनी कमोडिटी की सप्लाई करना शुरू करेगा। इससे कम कीमत होगी तो प्रोडक्शन बंद कर देगा, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, 0। जैसे जैसे कीमत बढ़ती चली जाएगी उसकी पूर्ति भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये जो हमारा MC कर्व है इसके नीचे का एरिया हमने कहा था कि टोटल कॉस्ट होता है। ये देखिए सिर्फ इस इकाई की, जिसको हमने क्रीम कलर में दर्शाया है यहाँ पर, केवल इस इकाई की जो लागत है वो इस कॉलम से हमें पता चलती है। क्या है, A, E, E1 और B, ये हमारी इस इकाई की सीमांत लागत है। अगली इकाई की, केवल इस इकाई की सीमांत लागत क्या हुई, B, E1, E2 और C, ये हमारी दूसरी इकाई की सीमांत लागत हुई। इन दोनों को जोड़ देंगे तो पहली और दूसरी यानी कि टोटल 2 इकाइयों की कुल लागत हमें प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह तीसरी इकाई, केवल तीसरी इकाई की सीमांत लागत क्या होगी, C, ये पॉइंट है C, E2, E3 और D, ये हमारी तीसरी इकाई की सीमांत लागत है। और चौथी इकाई केवल इसकी लागत कितनी हुई, D, E3, E4 और E, छोटे वाला E, ठीक है। तो ये हमारी चौथी इकाई की सीमांत लागत हुई। तो हमने देखा कि भाई सीमांत लागत का जोड़ ही कुल लागत होती है, यानी कि इस इकाई की लागत को जोड़ दे, इस इकाई की लागत को जोड़ दे, इस इकाई की लागत को जोड़ दे और इस इकाई की लागत को जोड़ दे, तो हमारे पास 4 इकाइयों की कुल लागत प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि भाई सप्लाई कर्व या MC कर्व के नीचे का जो एरिया होता है वो टोटल कॉस्ट होता है। अब हमने कहा था कि ये वाला जो एरिया होता है ये टोटल रिवेन्यू को बताता है। भाई मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत है 18 रुपये, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसकी 1, 2, 3, 4 इकाइयाँ जो है बेची जाती है। तो 4 × 18, ठीक है ना, 18 को जब हम 4 से गुणा करेंगे जो कि 72 हमारा जो है बन जाता है 72, वो इस यानी कि वो हमारा टोटल रिवेन्यू को दर्शाएगा, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से। अगर हमें केवल इन इकाइयों का टोटल रिवेन्यू निकालना है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, है ना, यानी कि 21वीं, 22वीं, 23वीं और 24वीं इकाई का अगर हमें टोटल रिवेन्यू निकालना है तो वो ये बनेगा, यानी कि ये इंटू ये। तो ये हमारा टोटल रिवेन्यू आ गया, क्या आ गया, F, E4, छोटा E और A, ये हमारा टोटल रिवेन्यू आ गया। जब टोटल रिवेन्यू में से, यानी कि इस रेक्टेंगल के एरिया में से हम इस रेड लाइन के, यानी कि जो MC कर्व हमारा, इसके नीचे वाला एरिया घटा देंगे तो हमारे पास ये येलो एरिया बच जाएगा। इसी को हमने प्रोड्यूसर सरप्लस जो है कहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा कि भाई प्रोड्यूसर सरप्लस में हम सप्लाई कर्व का इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, यानी कि अगर हम MC का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट प्राप्त होगी, हमारे पास टोटल कॉस्ट कर्व जो है हमें मिल जाएगा। इसको यहाँ पर हम इस तरह से देख सकते हैं, ये देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी इकाई है हमारी ये, ठीक है ना, ये हमारी कीमत है। तो इस तरह से ये हमारा टोटल रिवेन्यू हुआ, है ना, और ये हमारी टोटल कॉस्ट हुई।
और ये जब हम टोटल रिवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को घटाएंगे, टोटल रिवेन्यू यानी कि ये पूरा का पूरा एरिया, कलरफुल एरिया, और इसमें से जब हम ये नीचे वाला एरिया घटा देंगे तो हमें ये प्रोड्यूसर सरप्लस प्राप्त हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रोड्यूसर सरप्लस का जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। इंटीग्रेशन की इकोनॉमिक एप्लीकेशन में प्रोड्यूसर सरप्लस का जो है फॉर्मूला है। चलिए एक मैथमेटिकल न्यूमेरिक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक मार्केट में जो है, मतलब किसी फर्म का, किसी प्रोड्यूसर का ये मार्केट सप्लाई करो यहाँ पर दिया हुआ है, P इज इक्वल टू 2 + X। हमें प्रोड्यूसर सरप्लस बताना है जब उसकी कीमत 4 रुपये हो, यानी कि एक्चुअल प्राइस अगर 4 हो तो हमें प्रोड्यूसर सरप्लस बताना है। हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसमें हमारे पास एक चीज़ नहीं है, हमें x की वैल्यू का नहीं पता, यानी कि हमें अपर लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी इसके लिए। अपर लिमिट का नहीं पता तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इस फंक्शन में, यानी कि p की जगह पर p की वैल्यू रखकर हम जो है हम x की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। ये देखिए 4 = 2 + x, जब हम इस 2 को इस तरफ लेके जाएंगे लेफ्ट साइड तो ये माइनस का हो जाएगा और ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि x हमारा आ जाएगा 2 और प्राइस हमारा 4 दिया हुआ है। तो इस तरह से हम प्रोड्यूसर सरप्लस का ये फॉर्मूला लगाकर p × x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सप्लाई कर्व या सप्लाई फंक्शन, यहाँ पर ये हमारी अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। लोअर लिमिट हमारी नहीं दी तो हम 0 लेंगे। अपर लिमिट हमने देख लिया, अपर लिमिट हमारी है 2, अपर लिमिट है 2। तो इससे हम इसका जो है प्रोड्यूसर सरप्लस निकाल सकते हैं। देखिए प्रोड्यूसर सरप्लस का ये बन जाएगा हमारा, इस फॉर्म में हम इस फंक्शन को लिख लेंगे। ये हमारी अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, हमें इसका इंटीग्रेशन कर देना है। ये हमारा जो सप्लाई कर्व है इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन विद इन लिमिट्स करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ये 2 कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन 2x हुआ और x का इंटीग्रेशन x की पावर में 1 जोड़कर उसी से हमें डिवाइड कर देना है, यानी कि x की पावर 1 + 1 और 1 + 1 से हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2x + x² / 2। ठीक है ना। यहाँ पर हमने p × x, p हमारा 4 है, x हमारा 2 है तो ये हमारा 8 हो गया। इसको और जब हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा ऐसे। अब ये अपर लिमिट का हमें कैसे यूज करना, अपर और लोअर लिमिट का। अपर और लोअर लिमिट एक्चुअली हमारी x की वैल्यूज है, ये हमारे x का मान है। तो इसको जब हम, इसका फॉर्मूला ये होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कहने का मतलब हम पहले x में अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस लोअर लिमिट। इसी तरह यहाँ पर पहले x में अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस करके फिर लोअर लिमिट। कैसे, हम इसको इस तरह से लिख देंगे, यानी कि 4x में पहले अपर लिमिट रखी x की जगह पर, माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 4x में हमने x की जगह पर लोअर लिमिट रखी, फिर प्लस किया यहाँ पर, प्लस ये है यहाँ पर अपर लिमिट यानी कि 2 रखा x की जगह पर, माइनस लोअर लिमिट यानी कि 0 रखा। तो जब हम ये, तो हमारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। हमें इसको जो है सिंप्लीफाई करना है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस 2 × 2 ये 0 है, प्लस में 2 का स्क्वायर ये 0 होगा, 8 माइनस 4 × 2 यानी कि 8 और 2 का स्क्वायर प्लस 4 / 2 हमारा आ गया 8 माइनस 8 और 4 12/2 यानी कि 8 माइनस 6, यानी कि हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस आया 2 रुपये। तो ऊपर जो न्यूमेरिक एग्जाम्पल था उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस 2 रुपये आया है। इसका हम ग्राफ भी बना सकते हैं। ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें इसका सप्लाई फंक्शन निकालना पड़ेगा। ये देखिए हमने निकाल रखा है, ये सप्लाई फंक्शन दिया हुआ है, ये वाला। हमने बस इसमें क्या किया है कि इस 2 को हम इस तरफ ले जाकर हमने रख लिया है, हमने x = p - 2 किया है। तो अगर उस वस्तु की कीमत 0 है तो कोई प्रोड्यूसर कितनी सप्लाई करेगा। देखिए इसमें p की जगह पर वैल्यू रख दीजिए p की, ये p की हमने कुछ वैल्यू ली है 0 1 2 3 4। तो जब इस फंक्शन में हम p की वैल्यू रखेंगे, 0 रखेंगे तो -2 आएगा, यानी कि -2 सप्लाई करेगा। जब 1 रखेंगे तो -1 करेगा, जब 2 रखेंगे तो 0 करेगा, जब 3 रखेंगे तो 1 और जब 4 रखेंगे तो 2। एक्चुअली माइनस क्वांटिटी का कोई जो है ना मायना नहीं होता इकोनॉमिक्स में, तो इसलिए ये भी हमारी 0 ही मानी जाएगी। 0 0 0 तो 0 है ही। तो यानी कि ये 2 तो मिनिमम प्राइस है हमारा, ये 2 है मिनिमम प्राइस। इसके बाद ही प्रोड्यूसर अपनी किसी कमोडिटी की सप्लाई करना शुरू करेगा। 3 रुपए पर वो 1 यूनिट सप्लाई करेगा, 4 रुपए पर वो 2 यूनिट सप्लाई करेगा।
ठीक है ना। यही हमने इसको यहाँ पर इस फिगर में हमने बनाया है। ये देखिए, जब कीमत 0 है तो कोई सप्लाई नहीं है, जब कीमत 1 रुपये तब भी कोई सप्लाई नहीं है, जब कीमत 2 रुपये तब भी कोई सप्लाई नहीं है। ये न्यूनतम कीमत है, इसके बाद वो अपनी वस्तु की पूर्ति करना शुरू करेगा। तो हम देखते हैं इस वस्तु की कीमत 2 रुपये के बाद जैसे जैसे बढ़ती है, 2.5, 3, 3.5, 4, तो उस वस्तु की पूर्ति भी बढ़ती हुई चली जाती है। जब वस्तु की कीमत 3 रुपये है तो वस्तु की पूर्ति 1 इकाई है, जब वस्तु की कीमत 4 रुपये है तो वस्तु की पूर्ति 2 इकाई है। अब इसके अंदर हमने, ये हमारा सप्लाई फंक्शन आ गया है। जब हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो हमें टोटल कॉस्ट मिला, और जब हमने P इंटू एक्स किया, यानी कि P इंटू एक्स 4 इंटू 2, तो हमें ये वाला इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया मिल गया। एरिया ABCO हमें ये एरिया मिल गया। ये हमारा टोटल रिवेन्यू हुआ, यानी कि 8। और ये जो सप्लाई फंक्शन है, इसके नीचे का जो एरिया है, ये हमने इंटीग्रेशन से निकाला है। ये हमारा बन गया OFBC, यानी कि ये येलो और स्काई ब्लू दोनों मिलाकर ये है हमारा 6। न्यूमेरिक एग्जांपल में हमारा ये एरिया 6 आया है। तो हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस क्या हुआ, यानी कि ये टोटल एरिया, यानी कि प्रोड्यूसर सरप्लस क्या आया हमारा ABEF, ये ग्रीन वाला एरिया ABEF इज इक्वल टू ABCO, यानी कि ये पूरा का पूरा एरिया माइनस OFBC, ये पूरा का पूरा हमने नीचे वाला घटा दिया। तो हमारे पास प्रोड्यूसर सरप्लस आया 8 माइनस 6, यानी कि 2। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा जो हमने बातचीत की है, और आपके सुझाव, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल है, बहुत मूल्यवान है। मैं आगे भी इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। अब के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हैव ए नाइस टाइम। बाय।